तो इसको कोई और ज्वाइन किया लग रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग ज्वाइन करा दें फनीश्वर। तो इस प्रोबेबिलिटी फंक्शन नहीं है, ये याद रखना, इट इज एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ए प्रोबेबिलिटी फंक्शन एंड ए प्रोबेबिलिटी एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ए प्रोबेबिलिटी। और ये आर एन माइनस आर जो ये एक मैक्रो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है ना। थोड़ा जल्दी चल रहे हैं। और ये मैक्रो स्टेट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो किसके बराबर होगी? द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स करस्पॉन्डिंग टू आर एन माइनस आर। ऑडिबल हूं ना मैं? ओके। और म्यूट कर लो। तो ओमेगा अपॉन समेशन ऑफ ओमेगा, ओमेगा जो है वो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स करस्पॉन्डिंग टू द मैक्रोस्टेट आर एन माइनस आर, एंड समेशन ऑफ ओमेगा इज द टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। देयर विल बी डेफिनेटली एक डिस्ट्रीब्यूशन, एक मैक्रोस्टेट होगा जिसकी की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। कल भी हमने एक उदाहरण में देखा था कि अगर 4 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स ए बी सी डी को दो एनर्जी स्टेट्स में या दो एनर्जी इंटरवल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो there will be a certain macro state 2 which will have the maximum number of microstates. So then that macro state is called the most probable state. Similarly, इस केस में इस जनरल पी आर एन माइनस आर को एक बार और लिख लेते हैं। पी आर एन माइनस आर इज n factorial, where n is the total number of particles, r is in one of the energy state and the remaining n minus r दूसरे एनर्जी स्टेट में। अब इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? कब होगी? जब r इक्वल टू n बाई टू कब होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू? r इक्वल टू n बाई टू होगा। देखिए कोई ऐड कर देते हैं, प्रशांत कुमार। r इक्वल टू n बाई टू में ये बेसिकली हमने अंडर ग्रेजुएशन में पढ़ लिया है। मीन्स हाफ ऑफ द पार्टिकल्स इन वन एनर्जी स्टेट एंड द अदर हाफ इन द अदर एनर्जी स्टेट। तो ये मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा पी एन बाई टू इंटू फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन बाई टू फैक्टोरियल इंटू एन बाई टू फैक्टोरियल, है ना, अपॉन 2 to the power n. So this is the most probable distribution. एंड मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन का सिग्निफिकेंस क्या है? कोई बोलेगा सिग्निफिकेंस ऑफ मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन? क्यों किताबों में मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन लिखा रहता है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन? मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट, ऐसा मैक्रोस्टेट जिसका वेट सबसे अधिक है। वेट मतलब, हाँ, इक्विलिब्रियम स्टेट। ओके, so most probable state is also called the equilibrium state. And why we are interested in equilibrium state? हम क्यों इंटरेस्टेड हैं इक्विलिब्रियम स्टेट में? बोलिएगा। बिकॉज इस वेटेज संतुलन की अवस्था से ही हम अपने वैल्यू से हम, ज्यादा क्लोज हो सकते हैं। नहीं, वेटेज ठीक बात है। और क्या अंदाज लगा सकते हो? अगर मैं, मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट ये था कि मैं इस ऑब्जेक्ट को दोहरा रहा हूं, ऑब्जेक्ट ये था कि थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज वेयर डिटरमिन्ड, जो ऊष्मागतिक राशियां थी उनको हमने निकाला था बिना सूक्ष्म जानकारी को समझे हुए, विदाउट incorporating microscopic description, we determined the thermodynamical quantities. उद्देश्य ये है कि हम थर्मोडायनेमिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सिस्टम को कंप्लीटली करें
with the involvement of the microscopic description. तो इस लाइन को जरूर याद रखिए। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम उसका स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ के करेंगे क्या? पढ़ के यही करेंगे कि जो थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटीज हैं उनका माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन कर पाएंगे। मींस with the help of the microscopic description we can determine the thermodynamical quantities. ओके, ये बात को अंडरलाइन करके रख लीजिए। कोई चाहे तो रिपीट करके मुझे बताए जिसने इस लाइन को समझा हो। मनीश्वर, आप समझे हैं, बता सकते हैं? कोई कोशिश करे। जी सर। हेलो। हाँ, कि हम स्टैटिस्टिकल ओके। मेथड यूज करके थर्मोडायनामिक के नेटवर्क इशू है सर मेरे साइड। माइक्रोस्कोपिक नहीं आ रही है आवाज तुम लोग की तो क्लियर। जी सर, कुछ नेटवर्क इशू सुधीर, है आवाज सर। आ रही है ना? हाँ सर। ओके, तो अतुल हो सकता है नेटवर्क का इश्यू आया हो, लेकिन सबको आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर, क्लियर है। क्लियर आ रही है, चलो। तो हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट से भी लिख रहा हूं मैं, देखिए, फ्रॉम द इक्विलिब्रियम स्टेट मतलब स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ स्टैट मैक, we can obtain the thermodynamical quantities। तो हम याद रखिएगा, इसी संतुलन की अवस्था को या सर्वाधिक प्रासंगिक अवस्था को we can obtain the thermodynamical quantities। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो यही है कि we can obtain the thermodynamical quantities from the most probable state। ये समझ आ रहा है सबको? हाँ सर। कैसे करेंगे ये बात अभी बची हुई है, लेकिन ये बात समझ में आई? हाँ। ओके। हाँ, तो अब कैसे करते हैं? जैसे उदाहरण के लिए देखिए, मैं एक आपको लिख देता हूं, ये एंट्रोपी है, एस फॉर एंट्रोपी। और आप सेकेंड ईयर में ये पढ़ चुके हैं, एस इज के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू एल एन ओमेगा। एम ओमेगा इज द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। तो एंट्रोपी इज डायरेक्टली ए फंक्शन ऑफ द माइक्रोस्टेट्स। क्लियर है बात? ये एग्जाम्पल जो दिया है मैंने, ओके? हाँ। ये जो एग्जाम, हाँ, थोड़ा सा प्रॉम्प्ट करते रहो जिससे मुझे पता चले कि आप, मैं ऑडिबल हूं और स्क्रीन दिख रहा है। ठीक है, तो हमारा उद्देश्य जैसे इंटरनल एनर्जी, अगेन इंटरनल एनर्जी को भी हमको स्टैटिस्टिकल क्वांटिटी के टर्म्स में निकालना पड़ेगा। और कौन सी स्टैटिस्टिकल क्वांटिटी के टर्म्स में, ये हमको अभी देखना है। तो जब भी हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? प्रारंभिक उद्देश्य रहेगा कि हम निकाय की सर्वाधिक प्रासंगिक अवस्था या मोस्ट प्रोबेबल स्टेट को याद करें। और इस मोस्ट प्रोबेबल स्टेट को जैसे ही हम ज्ञात कर लेंगे, उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट या संतुलन की अवस्था कहते हैं। और इस संतुलन की अवस्था या मोस्ट प्रोबेबल स्टेट से हम थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटीज को प्राप्त कर सकते हैं। So, U can be obtained in terms of certain function called, इसको हम आगे पढ़ेंगे, इसको हम क्या कहते हैं? पार्टीशन फंक्शन कहते हैं। वैसे ही एंथैल्पी हो गया, गिब्स फ्री एनर्जी हो गया, एंड सो ऑन, स्पेसिफिक हीट्स हो गया। बहुत सारी थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटीज को हम इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिकल क्वांटिटीज पढ़ पाएंगे। लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये रहेगा अभी कि हम एक मोस्ट प्रोबेबल स्टेट ज्ञात कर लें। तो एक अलग हेडिंग लिख रहा हूं मैं, और इसको आप बताइएगा मैं क्या लिख रहा हूं, और आपने शायद इसको पढ़ा भी है। विमन बागची सर की लेक्चर में ये कहीं पर थोड़ा सा दिया हुआ है, जिसको मैं नाम दे रहा हूं, देखिएगा, प्रोबेबिलिटी
डिस्ट्रीब्यूशन, और हम थोड़ा सिंपल वे में ही पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एंड इट्स नैरोइंग, ये सेकंड ईयर में दिया हुआ है वैसा ही क्या वैसा, एंड इट्स नैरोइंग विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो मैं इसके रिजल्ट मेरा ज्यादा महत्वपूर्ण है आज बताना आपको, ना कि इसके डेरिवेशन को, कि ये डेरिवेशन आएगा नहीं। तो कोई बात हो तो पूछिए इसमें कि प्रायिकता वितरण वक्र किसे कहते हैं, और उसमें संकुचन या उसकी नैरोइंग डाउन विथ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर है ये बात यहां तक? सुनाई हाँ दिया आपको? हाँ सर। हाँ सर। थैंक यू। तो अब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व किसको कहते हैं और ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले ये देखा था कि फाउंडेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में एक अंतिम एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। क्या था? कि हमने ये देखा था कि मोस्ट प्रोबेबल स्टेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और मोस्ट प्रोबेबल स्टेट से ही हम, जिसको हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं, और उसी से हम स्टैटिस्टिकल क्वांटिटीज की सहायता से हम थर्मोडायनामिकल क्वांटिटीज निकाल पाते हैं। सो बट डज, अब देखिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पे, डज द सिस्टम, दिखाई दे रहा होगा आपको, ऑलवेज रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम स्टेट या मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, और मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, ये दिख रहा है सबको? क्या क्वेश्चन पूछा हूं, कोई रिपीट करे, माइक अनम्यूट करके। Does the system always remain in equilibrium or a most probable state? हाँ, थैंक यू। और देखिए, उद्देश्य तो यह है कि सिस्टम जो है वो हमें जिस सिस्टम की जिस स्टेट का अध्ययन करना है वो तो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट का ही अध्ययन करना है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सिस्टम हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है या नहीं रहता है? तो इसका आंसर इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एंड इट्स नैरोइंग विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो देखिए, एक उदाहरण के साथ मैं ये बात कहता हूं जो सेकंड ईयर की किताब में कहीं पर दिया और जिसको अक्सर लड़का पढ़ता नहीं। उदाहरण के लिए एक हम प्रयोग करते हैं जिसमें कि हम कॉइन को टॉस करते हैं। सो कॉइन को टॉस करने पे मान लीजिए कॉइन को टॉस किया और 50 बार कॉइन को टॉस किया, तो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? 25 बार हेड आए और 25 बार टेल आए। ओके, हाँ लेकिन ये क्या लाएगा? क्या मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। सी, वी आर नॉट कंसिडरिंग द पार्टिकल्स एंड द एनर्जी स्टेट्स। हम एक हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें कि 50 कॉइन को टॉस कर रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि हाफ द टाइम्स हेड आए और हाफ द टाइम्स टेल आए। लेकिन जब वास्तव में प्रयोग किया तो ये पाया गया कि ये आया, ये 20 बार आया और ये 30 बार आया। ओके, तो ये कोई मैक्रो स्टेट होगा, ये कोई मैक्रो स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, ये कोई मैक्रो स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। अब कितना परसेंट डिविएशन हुआ? परसेंटेज डिविएशन फ्रॉम द मैक्रो स्टेट, परसेंटेज डिविएशन फ्रॉम द मैक्रो स्टेट, फ्रॉम द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, सॉरी, परसेंटेज डिविएशन फ्रॉम द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट कितना हो जाएगा? हम निकाल सकते हैं यहां से। आना चाहिए था 25, आया है 20, मतलब अंतर कितना आया? 5 का। सो 5/25 इंटू 100, मतलब ये कितना परसेंट डिविएशन हो गया?
कितना परसेंट हो गया ये डिविएशन? 0.25। हाँ, या 20% डिविएशन हो गया, है ना? सो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट से डिविएशन तो हो सकता है और होएगा, क्लियर बात? लेकिन अब इसी एक्सपेरिमेंट को मैं दोहरा देता हूं। कितने बार दोहरा दिया गया हमने? मान लो 50 बार ना करके हमने 500 बार कॉइन को टॉस किया, और मोस्ट प्रोबेबल स्टेट है 250 बार हेड आना और 250 बार टेल आना। लेकिन आया कितना? 225 बार हेड आया और 275 बार टेल आया। तो अगेन परसेंटेज डिविएशन कितना होगा? परसेंटेज डिविएशन कितना होगा? 25 अपॉन 250 इंटू 100, और ये कितना परसेंट डिविएशन हो गया? अब बताइए, 10% डिविएशन हो गया। तो सुधीर क्या रिजल्ट निकला? तो सुधीर, फनीश्वर, आप सबसे अनम्यूट करके आप बता सकते हैं। एज वी, मैं बोल दे रहा हूं, जैसे जैसे घटनाओं की संख्या को बढ़ाया जा रहा है, 50 से 500 ले गए, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट दोनों बार अलग अलग है, एक बार 25 एंड 25, नेक्स्ट टाइम 250 कॉइन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। कंक्लूजन क्या निकालोगे? तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, इस छोटे से हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकालोगे? कि अगर हम नंबर ऑफ अब आप, पार्टिकल्स नंबर बढ़ाते हैं तो हमारी जो हाँ विचलन है वो घटते जाता है। हाँ, या अभी तो हम पार्टिकल्स नहीं लिए, हमने तो एक्सपेरिमेंट लिया है। जैसे जैसे हम एक्सपेरिमेंट की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं, तो वैसे वैसे सर्वाधिक प्रासंभ्य वितरण से विचलन की मात्रा क्रमशः क्या होते जा रही है? कम आंसर होते जा रही कम होते जा रही है। फनीश्वर और कंपनी, आपको मैं फिर देख लेता हूँ एक बार स्क्रीन में कितने लोग ज्वाइन किए। 10। यास्मीन, आपको सुनाई दे रहा है कि माइक बंद है, कुछ बोल नहीं रहे? माइक बंद है। सर। हाँ सर, सुनाई दे रहा। ये बात समझ में आई नंदिता को? यस सर। चलिए, तो देखिए कंक्लूजन ये है कि एज वी इंक्रीज द नंबर ऑफ इवेंट्स, घटनाओं की संख्या को बढ़ाते जाएं, एज वी इंक्रीज द नंबर ऑफ इवेंट्स, एज वी इंक्रीज द नंबर ऑफ इवेंट्स, द deviation from the most probable state, goes on decreasing. ठीक है, थैंक यू। गोज ऑन डिक्रीजिंग। एक काम और कर सकते हैं, जो मैं आपको उदाहरण के लिए आपके को खुद छोड़ के दे रहा हूं। जैसे कि पहली बार था, क्या था? डिविएटेड स्टेट 2030, P2030 अपॉन P2525, ये क्या कहलाएगा? इसको क्या नाम दे सकते हैं? रिलेटिव प्रोबेबिलिटी। इसको नाम देंगे रिलेटिव प्रोबेबिलिटी, सापेक्षिक प्रायिकता, रिलेटिव प्रोबेबिलिटी। ठीक है। और दूसरी बार क्या होगा रिलेटिव प्रोबेबिलिटी? जब हमने 500 बार कॉइन को टॉस किया, तो P 225, 275, और नीचे क्या आएगा? P 250 और 250 आएगा। ये भी अनदर रिलेटिव प्रोबेबिलिटी 1 हो गया, और ये रिलेटिव प्रोबेबिलिटी 2 हो गया। ये R1 हो गया और ये R2 हो गया। कौन सा अधिक होगा, कौन सा कम होगा? R1 अधिक होगा, R2 कम होगा। बस ये R2 कम होगा। हाँ। हाँ, गुड। अब कोई दूसरा, इस सुधीर ने कहा कि R1 अधिक होगा और R2 कम होगा। इसके फिजिकल मीनिंग को कोई समझाने की कोशिश करेगा कि सर, R1 नंबर ऑफ अधिक इवेंट्स होना और R2 R2 में कम। हाँ R2 में नंबर ऑफ इवेंट्स ज्यादा है, इसलिए जी, उसका डेविएशन कम होगा।
हाँ हाँ, और गुड गुड R1 गुड में गुड। कम है तो उसको तो ठीक ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आई कि जो हमने जो प्रोबेबिलिटी रेशियो बनाया है, उस प्रोबेबिलिटी रेशियो में इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आई कि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ इवेंट्स को बढ़ाते जाएंगे, तो डिविएटेड स्टेट की प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे क्या होते जाएगी, कम होते जाएगी। मतलब डिविएटेड स्टेट की प्रोबेबिलिटी, तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिखता हूं, आप चाहो तो इसको नोट कर लीजिएगा। एज वी इंक्रीज द नंबर ऑफ, अभी मैंने सिस्टम और पार्टिकल नहीं लिया है, एज वी इंक्रीज द नंबर ऑफ इवेंट्स, as we increase the number of events, the probability of the deviated state, probability of the deviated state goes on, क्या होगा आखिरी में, goes on, fill in the blank करो, goes on, decreases क्या लिखो, हाँ decreases ठीक, goes on decreasing। तो ये, हाँ थैंक यू। तो ये एक महत्वपूर्ण रिजल्ट है, जिसमें कि अब इसको देखेंगे कि किताब में उसको जनरलाइज करता है, हम उसके पूरे डेरिवेशन में जाना नहीं समझेंगे, आप उसको देख भी सकते हैं। तो इनिशियली मान लेता है कि सपोज देयर आर 2n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मैं सिर्फ नोमेनक्लेचर तैयार कर दे रहा हूं, आप चाहो तो पढ़ सकते हो उस किताब से, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और मान लीजिए अमाउंट ऑफ डिविएशन, तो मोस्ट प्रोबेबल, और दो एनर्जी स्टेट है। कल सेकंड ईयर का कोई स्टूडेंट मेरे से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, सर आप बार बार दो ही एनर्जी स्टेट, बॉक्स के दो ही पार्टीशन की बात कर रहे हैं, क्या मोर देन टू एनर्जी स्टेट्स नहीं हो सकता? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और आगे होगा भी। तो अभी तो फिलहाल हमने क्या किया, हमने बोला कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है 2n एंड देयर आर टू एनर्जी स्टेट्स। तो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, पी मैक्स क्या होगा, विल बी पी प्रोबेबिलिटी ऑफ द n particles in one energy state and n particles in the second energy state। और मान लीजिए कि अब हम अमाउंट ऑफ डिविएशन को फिक्स कर लें, तो अमाउंट ऑफ डिविएशन, विचलन की मात्रा को हम फिक्स कर लें, तो लेट द अमाउंट ऑफ डिविएशन बी s। तो डिविएटेड स्टेट कैसे बनेगा, एक डिविएटेड स्टेट क्या होगा, डिविएटेड स्टेट होगा, कैसे होगा, n में प्लस s जोड़ दिया और n में माइनस s कम कर दिया, तो स्टिल टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज 2n। सो n प्लस s, n माइनस s विल बी कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको, n प्लस s, n माइनस s को क्या कहेंगे, अनम्यूट मैक्रोस्टेट। करके बोलिए, मैक्रोस्टेट। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है सुधीर, डिविएटेड स्टेट। ये क्या कहलाता है, डिविएटेड स्टेट, विचलित अवस्था ये हो गई। और सर्वाधिक प्रासंभव अवस्था कौन सी हो गई, जब 2n में से आधा आधा दोनों एनर्जी स्टेट में बट गया। तो यहां तक समझ आ रहा है सबको, है ना? तो सर अगर आपका, हाँ बोलो। सर एक क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में कि एन एस दिया हुआ पूछो। है एक इवेंट एन और एस, तो उसमें n और s दो अलग अलग मैक्रो इवेंट है। स्टेट, हाँ अलग अलग एन और एस, तो इसमें मैक्रो हाँ, मैं स्टेट a और और b लिख माइक्रो देता स्टेट हूँ। कैसे पता करेंगे? कौन सा a और मैक्रो b स्टेट तुम है बोल रहे, कितना? हाँ नहीं नहीं, देखो a और b तुम क्या कह रहे हो, a और b क्या है, एक ऐसे a, दिया हुआ a है क्या जैसे है, 4 5 या 5 6 ऐसे लेते थे ना जो। हाँ a एक मैक्रो स्टेट है और b दूसरा कोई मैक्रो स्टेट है, ऐसा बोल रहे हो ना? सर ठीक है। जैसे ब्रैकेट में 1 2 लिए, हाँ हाँ, तो कौन सा मैक्रो स्टेट है कौन सा माइक्रो स्टेट है?
बोल ओहो। पता चलेगा क्या इस के अंदर में जो दिया रहा होगा? देखो 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 देखो, इसका मतलब अभी थोड़ा सा आपको क्लैरिटी रखना है। मैक्रो स्टेट क्या होता है? मैक्रो स्टेट क्या होता है? मैक्रो स्टेट क्या होता है? जैसे दो दो लिखा मैक्रो स्टेट, ठीक है? हम्म। तो दो हाँ दो मैक्रो स्टेट के करस्पॉन्डिंग अब माइक्रो स्टेट कैसे पहचानोगे? बताओ। हाँ, वो वही पूछ रही हूँ। अच्छा, तुम क्लास अटेंड नहीं किए लग रहा है क्या पहले की? अटेंड की थी सर, थोड़ा वो तो कंफ्यूजन। माइक्रो स्टेट में माइक्रो स्टेट यहाँ पे 4। माइक्रो स्टेट 4 कैसे बोल रहे हैं? मैक्रो मैक नहीं 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 नहीं, फिर गड़बड़ हो रहा है। देखो देखो, अगर मैं 4 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स लेता हूँ, 2 हम्म। एनर्जी स्टेट रहता है, ठीक? हाँ E1 और E2। हाँ। अब इसमें पार्टिकल्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? 4 0 0 4 0 हम्म। 4 3 1 1 3 और 2 2। ये अलग अलग मैक्रो स्टेट, दीज आर हाँ। ऑल डिफरेंट मैक्रो स्टेट। हम्म। एक मिनट अनम्यूट करो माइक, मैं बता रहा हूँ, आवाज इको हो रही है। हाँ, तो ये चारों जो मैक्रो स्टेट हैं, ये चारों मैक्रो स्टेट में सिस्टम एक साथ नहीं रह सकता है। इट कैन रिमेन इन एनी ऑफ दी 4 मैक्रो स्टेट्स, या 5 हो जाएंगी, 3 1 1 3 0 4 और 1 2, हाँ 5। तो एक चीज याद रखो कि सिस्टम कैन रिमेन इन एनी ऑफ दी 5। सभी पांचों में एक साथ नहीं उपस्थित हो सकता। 5 में से किसी एक मैक्रो स्टेट में सिस्टम रह सकता है। अब अनम्यूट करके बुक मेरे से इंटरेक्ट करो। हाँ सर, तो इसमें माइक्रो सिस्टम कैन स्टेट। रिमेन, अब समझ आई बात? हाँ सर। हाँ, अब बारी आई माइक्रो स्टेट। तो मैं, देखिए, अब म्यूट कर लो, बता रहा हूं। अगर मैं बोलूं कि 2 2 एक मैक्रो स्टेट है और पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल हैं, तो पार्टिकल्स कैसे एनर्जी स्टेट में आ सकते हैं? ये है E1 और ये है E2। सो 2 ऑफ द पार्टिकल्स A एंड B, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, ये पहले एनर्जी स्टेट में रहेंगे। फिर हम BC और AD लिख लेते हैं, फिर CD और AB लिख लेते हैं, और फिर AC और BD लिख लेते हैं, AC और BD लिख लेते हैं, और BD और AC लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 और एक बच गया, है ना? AD और BC लिख लेते हैं। नाउ सिस्टम कैन रिमेन इन एनी ऑफ दी 5 माइक्रोस्टेट्स, और मान लीजिए वो किसी समय पर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी टाइम t पर, टाइम चुनना पड़ेगा, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर वो इस मैक्रोस्टेट में है। अब उसके लिए और इंटरनल अरेंजमेंट्स क्या हो सकते हैं? अगर पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल है तो इन 6 में से किसी एक में हो सकते हैं। किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में ये मैक्रोस्टेट हमने प्राप्त कर लिया, और किसी फ्रैक्शन ऑफ टाइम में हमने ये देखा कि सिस्टम इसमें भी रह सकता है। अगर मैं किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम t की बात करूंगा, 2 2 मैक्रोस्टेट, और वो 2 2 मैक्रोस्टेट के लिए कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स हो गए? इतने सारे पॉसिबल अंदर और अरेंजमेंट्स हो गए। कितने हो गए? टोटल 6 अरेंजमेंट्स हो गए। तो ये 6 अरेंजमेंट्स जो इंटरनल अरेंजमेंट्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्टेट्स कहते हैं।
और इसीलिए हम ये कहते हैं कि इस मैक्रो स्टेट का वेट या भार कितना है। भार का मतलब इट कैन बी पॉसिबल इन एनी ऑफ द 6 वेज। कितने वेज में पॉसिबल है? 6 वे में पॉसिबल है। और तब इस 6 जो संख्या है ये नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कहलाएगा। और माइक्रोस्टेट्स की पहचान कैसी होगी? ए बी एंड सी डी ऐसा लिखोगे, ये एक माइक्रोस्टेट होगा। दूसरा बी सी कॉमा ए डी, ये एक माइक्रोस्टेट होगा। सी डी कॉमा ए बी एक दूसरा माइक्रोस्टेट होगा। तो system in the macrostate this 2 at any instant of time can be in any of the 6 accessible microstates। ये संभव सूक्ष्म अवस्थाओं में वो कहीं पर भी उपस्थित हो सकता है। तो हम 2 को वास्तव में 2 जो मैक्रोस्टेट है, सॉरी 2 जो मैक्रोस्टेट है, ये कलेक्शन है किसका? इट इज ए कलेक्शन ऑफ 6 microstates। इट इज ए कलेक्शन ऑफ 6 microstates। इट कैन, और ये 6 सूक्ष्म अवस्थाओं में किसी एक में रहेगा। जब हम एक समय की बात करते हैं तो समय के करस्पॉन्डिंग एक मैक्रोस्टेट होगा और उसके करस्पॉन्डिंग एक माइक्रोस्टेट होगा। लेकिन ये दो मैक्रोस्टेट के करस्पॉन्डिंग अनेक विकल्प दिख रहे हैं हमको। 6 ऐसे विकल्प दिखते हैं, वो 6 में से किसी एक में भी रह सकता है। तो अब आप ये बात समझे क्या? हाँ सर। माइक्रोस्टेट। हाँ, तो मैं फिर से एक पेज ऐड करता हूँ। जो मैं बता रहा था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को, इसको थोड़ा खत्म कर दें आज अपन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को। सो हमने ये देखा कि जैसे जैसे हम इवेंट्स की संख्या बढ़ाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट से डिविएशन तो होगा, लेकिन डिविएटेड स्टेट की प्रोबेबिलिटी क्रमशः कम होते जाएगी। तो हमने मान लिया कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उदाहरण के लिए कितना ले लिया? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है जानबूझ के उसको हमने कितना ले लिया? 2n ले लिया। तो 2n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड लेट the amount of deviation from the most probable state, इसको हम जरा देखें, उसको हम नाप लेते हैं। वो कितना है? s है। ठीक, तो s जो है वो अमाउंट ऑफ डिविएशन है मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, और 2n जो है वो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। अब फिर हेलो। हेलो। सब कट साउंड गया कि मेरे में अटक गया? ना मेरे को भी नहीं आ रहा। मेरा स्क्रीन भी अटक गया है। सर कहीं हुआ है कुछ। अरे साउंड कैसे इको होता है? मेरे को दो दो बार सुनाई देता है सबका। जब दो लोग माइक को ऑन रख रहे हैं ना तभी को हो रहा है। अब ऑन कर दो। है दे, हाँ तू बोल ना अब। हाँ, हो रहा है। अब हो रहा है, हो रहा है। हाँ अब म्यूट करूंगी तब हो जाएगा। सर है कि नहीं लाइन में?
सर लेफ्ट हो गए। हम ही बचे क्या? हम ही बचे क्या? ये सुधीर पर नंदिता। ले रहे वो। अरे वो सो रहा था अरे वो सो रहा था। रिकॉर्डिंग बंद करो पहले। नहीं होगा, सर बस कर सकते हैं इसको। अरे लेकिन वो तो चले गए तो रिकॉर्ड सेंड नहीं रहेगा ना उनके पास तो। ऑप्शन नहीं है भाई अपने पास ऑफ करने का। ऐसे सर तू ही तो में जैसे करता था ना। रिकॉर्डिंग हो रहती है, हमारा वॉइस होते रहेगा क्या? अगर मान ले शेयर करेंगे वो तो हम्म, क्या? हाँ तभी तो बोल रही हूँ बंद करो। वो तो सर ही कर सकते हैं, सर तो खुद ही लेफ्ट हो गए हैं तो किसको रिकॉर्ड करेंगे सर? सुधीर हैज रेज्ड अ हैंड। अरे अरे ये तो यहाँ से हो रहा है। नहीं कुछ नहीं हटा। चले, नंदू जो पूछना है पूछ में से। खिलवाड़ी चल रहा है क्या? खेल रहे हो तुम? हाँ, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। आवाज आ रही है ना? यस सर। अच्छा, चलो। हाँ सर आ रहा है आवाज अब। चलो, मैं उसी को बता रहा था। तो देखिए, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट जो है वो तो किससे दिखाई देगा? जल्दी से बताइए। मोस्ट प्रोबेबल स्टेट कैसे पहचान होगी? किससे पहचान होगी मोस्ट प्रोबेबल स्टेट की? ये देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा है? NN एन हाँ, और डिविएटेड स्टेट कैसा S होगा? n N प्लस plus S एस N और n माइनस एस। n+1 n-1। ठीक। चलो, अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए? हम रेशियो निकालें। पी एन प्लस एस n माइनस एस अपॉन पी एन एन, है ना? तो ये रेशियो को हम किससे डिफाइन कर देते हैं? मान लीजिए आर से डिफाइन कर देते हैं। तो R is the ratio of the deviated probability of the deviated state and the most probable state। तो नीचे ऊपर क्या आ जाएगा यहां से? फैक्टोरियल n का स्क्वायर आएगा। गलत तो नहीं लिख रहा हूं? स्क्वायर आएगा, गलत तो नहीं लिख? हाँ सर आई और n प्लस एस फैक्टोरियल सही है सर। इंटू n माइनस एस फैक्टोरियल। ठीक n है। फैक्टोरियल। सो दिस इज द, हाँ, थैंक यू। अब ये R है। अब 2n बहुत अधिक क्वांटिटी है, इट इज वेरी लार्ज, है ना? वेरी लार्ज। तो ये बहुत बड़ी संख्याओं से काम करने के बदले हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? इन क्वांटिटीज का हम क्या निकाल लें? लॉग निकाल लें, टू द बेस ई निकाल लें। मतलब एक्सपोनेंशियल लॉगरिदम है। ठीक। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे? लॉग ऑफ आर टू द बेस 10 नहीं, टू द बेस ई ले लें। तो 2 log ऑफ क्या मिलेगा? बेस ई एन फैक्टोरियल। और इधर क्या आएगा? माइनस लॉग ऑफ एन प्लस एस फैक्टोरियल माइनस लॉग ऑफ एन माइनस एस फैक्टोरियल। लिख सकते हैं ऐसा? क्लियर है? प्रॉब्लम। हेलो।
हेलो। हाँ हाँ यार, वो क्या है ना, जो डेली कैपेसिटी है डाटा का, उसको वो एग्जॉस्ट कर लिया है। तो जो हाँ। दूसरा डाटा है उसको लेने के पहले वो हमको तंग बहुत करेगा। तो देखो, स्टर्लिंग का सूत्र आपको पता है, हाँ सर। स्टर्लिंग फॉर्मूला हाँ। कैसे लिखते लॉग हैं? फैक्टोरियल n इक्वल टू लॉग log n माइनस n। ऑफ एन माइनस एन। तो ये सारी चीजों को मैं अब करूंगा नहीं, मैं चाहूंगा कि आप लोग कर लीजिए किताब से। और जो महत्वपूर्ण बात है वो हमको इम्पोर्टेंट है। जब हम ये पूरा कर लेंगे तो हम एक एक्सप्रेशन प्राप्त करते हैं, R इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एस अपॉन एन का स्क्वायर इंटू एन। तो इसको आप याद रखिए, क्योंकि मुझे तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डेरिवेशन आता नहीं है और इंडियर में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, हमारे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है। तो देखिए, इंपॉर्टेंट बात क्या निकल के आई कि जो रिलेटिव प्रोबेबिलिटी है वो कैसा फंक्शन है? आंसर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन। साइन कैसा है यहाँ पर? नेगेटिव है। तो मान लो कि एस अपॉन एन को हम क्या ले लेते हैं? फ्रैक्शनल डिविएशन। हाँ, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज है। और ये हम बोल देते हैं एस अपॉन एन को फ्रैक्शनल डिविएशन। कितना फ्रैक्शन डिविएशन हुआ है, ठीक? तो जो रेशियो है एस अपॉन एन, ये क्या कहलाएगा? फ्रैक्शनल डिविएशन। तो आर जो होगा ये क्या हो जाएगा? ई टू द पावर माइनस एफ स्क्वायर इंटू। तो अब आपको दिखाई दे रहा है, मैं एक नेक्स्ट पेज ऐड कर लेता हूं कि आर जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और किस पर डिपेंड कर रहा है? आर इज डिपेंडिंग अपॉन ई टू द पावर, क्या था? आर जो था ई टू द पावर माइनस एस अपॉन एन स्क्वायर इंटू एन। तो फिर से देख लेते हैं, आर इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एस अपॉन एन का होल स्क्वायर इंटू एन। सो अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें, इसके बीच में अमाउंट ऑफ एस अपॉन एन को हमने क्या ले लिया? फ्रैक्शनल डिविएशन ले लिया। एफ को हमने फिक्स कर दिया, एफ को मान लो हमने फिक्स कर दिया। कितना कर दिया? उदाहरण के लिए शायद आपकी उस किताब में 10 टू द पावर माइनस 3 दिया रहता है। और यहां पर अब हम क्या नाप ले रहे हैं? वाई एक्सिस में आर नाप रहे हैं, और यहां पर हम क्या नापेंगे? एक्स एक्सिस में क्या नापेंगे, बता सकता है कोई? एक्सिस में f s बाई n डेविएशन है? किसको नापेंगे? s एक्स बाई एक्सिस n। में एस बाय एन को, है ना? और वाई एक्सिस में किसको नापेंगे? r। आर को नापेंगे। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि एफ को या एस अपॉन एन को हम कहां पे नापेंगे? हम एस अपॉन एन को कहां पर नापेंगे? एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस पे आर को नापेंगे। और डिविएशन जो वो है एफ जो है उसको हमने फिक्स कर दिया 10 टू द पावर माइनस 3। और धीरे धीरे करके हम पार्टिकल्स की संख्या बढ़ाते जाते हैं। पहले हम कम लेते हैं पार्टिकल्स, 10 टू द पावर 6, फिर 10 टू द पावर 8 एंड गो ऑन इंक्रीजिंग 10 टू द पावर 10। और आर की वैल्यू इधर कैलकुलेट करते जाते हैं। तो 10 टू द पावर 6 लेते हैं तो रिलेटिव प्रोबेबिलिटी 0.37 आता है। 10 टू द पावर 8 करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो और डिक्रीज होता है रिलेटिव प्रोबेबिलिटी 10 टू द पावर माइनस 44। और 8 अगर 2n बराबर 10 टू द पावर 10 लेते हैं तो इट कम्स आउट टू बी ए वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, इट इज नियरली जीरो। तो मूल बात यह है कि जो रिलेटिव प्रोबेबिलिटी है वो जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स को बढ़ाते जा रहे हैं, 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 10,
तो और s जो है अमाउंट ऑफ डिविएशन है, एक्स एक्सिस में हमने अमाउंट ऑफ डिविएशन को नापना है, तो क्या कर सकते हो, इसको भी नंबर कर सकते हो, 0.2 कर दो, इसको 0.4 कर दो, इसको 0.6 कर दो, इसको 0.8 कर दो, एंड सो ऑन। तो ग्राफ किस नेचर का मिलेगा? ग्राफ किस नेचर का मिलेगा? जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है, जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है, अगर उदाहरण के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है, तो ग्राफ जो है ब्रॉडेंड मिलेगा। आर ज्यादा है। जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स को बढ़ाते जाएंगे तो एरिया बिलो द कर्व डिक्रीज होते जाएगा, और बढ़ाते जाएंगे तो एरिया बिलो द कर्व और डिक्रीज होगा, और बढ़ाते जाएंगे तो एरिया बिलो द कर्व और डिक्रीज होगा। तो जैसे जैसे एरिया बिलो द कर्व डिक्रीज होते जा रहा है, इसका मतलब रिलेटिव प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होते जा रही है? कम होते जा रही है। और ये मान सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबल स्टेट से डिविएशन तो होगा। तो कंक्लूजन क्या लिखोगे? कंक्लूजन ये रहेगा कि मोस्ट प्रोबेबल स्टेट से देयर विल बी ए डिविएशन फ्रॉम द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, फ्रॉम द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। ये तो होगा ही होगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल स्टेट की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्रमशः एज वी इंक्रीज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे करके कम होते जाएगी। ये देखिए रिलेटिव प्रोबेबिलिटी अनुपात है, इसका मतलब पी एन प्लस एस अपॉन एन माइनस पी एन प्लस एस एन माइनस एस अपॉन पी एन एन। तो अगर ये कम होते जा रहा है तो इसका मतलब है कि न्यूमरेटर है, देखो इसको देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा है, मैं जल्दी बोल दिया, तो पी एन माइनस एस अपॉन पी एन एन हो गया। तो ये तो कांस्टेंट है, पी एन एन तो कांस्टेंट है, ये तो बदलेगा नहीं। बदलेगा क्या? ये बदल सकता है। और ये अगर कम होते जा रहा है, इसका मतलब है कि डिविएटेड स्टेट की प्रोबेबिलिटी, जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ाते जा रहे हैं, तो डिविएटेड स्टेट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होते जा रही है? कम होते जा रही है। तो मैं सोचता हूं कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष है अभी तक जो हमने पढ़ा है उसका। ठीक है, क्लियर है बात? ओके, ये आपको समझ आ रहा है? प्रशांत कुमार और सुधीर यस सर। और यास्मीन, आप लोग को ये समझ आ रहा है? हाँ, यस सर। कोई रिपीट करेगा हाँ तो सर। अच्छी बात होगी, क्योंकि मैं, हाँ, कोई रिपीट करना चाहेगा इस बात को, कुछ पूछना चाहेगा तो मैं बता सकता हूं फिर से। देखिए, हमेशा सिस्टम जो है वो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में नहीं रहेगा। इट विल नॉट रिमेन इन द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। वो हमेशा देयर विल बी ए डिविएशन, डिविएशन तो होगा ही होगा। और डिविएटेड स्टेट की प्रोबेबिलिटी भी होगी। जैसे कि मोस्ट प्रोबेबल स्टेट की प्रोबेबिलिटी होती है, वैसे ही डिविएटेड स्टेट की भी एक प्रोबेबिलिटी होगी। क्वेश्चन ये उठता है कि क्या मैं स्टैटिस्टिकल सिस्टम्स मींस ऐसे सिस्टम्स जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स वेरी लार्ज है एंड इट इज ग्रेटर देन 1 मोल, ऐसे स्टैटिस्टिकल सिस्टम में जब हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ाते जाते हैं, तो श्योरली देयर विल बी चेंजेस, परिवर्तन तो होंगे सिस्टम में। निकाय हमेशा सर्वाधिक प्रासंभ्य अवस्था में नहीं रहेगा। सिस्टम विल नॉट रिमेन ऑलवेज इन द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। उसमें परिवर्तन होगा, और परिवर्तन होके वो कहाँ जा सकता है? एक विचलित अवस्था में जा सकता है, एक डिविएटेड स्टेट में जा सकता है, किसी दूसरे डिविएटेड स्टेट में जा सकता है। लेकिन अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को बढ़ा दें, तो सिस्टम में एक टेंडेंसी रहेगी, ये उसमें प्रवृत्ति रहेगी कि वो एक ऐसी स्टेट अटेन करे जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें कैसी हो? मैक्सिमम हो। जैसे जैसे हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ाते जाएंगे, तो ये टेंडेंसी बढ़ती जाएगी कि सिस्टम हमेशा एक ऐसे स्टेट को प्राप्त करे जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, या दूसरे शब्दों में डिविएटेड स्टेट की प्रोबेबिलिटी कम होते जाती है। तो ये मैंने एक आखिरी बार आपको ये सारी बातें बताई,
और अब जो है हम जाना चाहेंगे, क्योंकि अब हमारा क्रम, सुनाई दे रही है ना बात? हाँ सर। हाँ सर। ये जरा लिख लीजिएगा आप कॉपी में। अब हमारा क्रम जो होगा आगे की क्लास में, वो फेज स्पेस से क्या समझते हैं। दूसरी, जैसे ही हम फेज स्पेस समझ लेंगे तो स्टैटिस्टिकल पॉस्टुलेट्स किसको कहते हैं, इसको देख लेंगे। और फिर स्टैटिस्टिकल पॉस्टुलेट्स एंड हाइपोथेसिस, इसको देखेंगे। तो हमारा जो फाउंडेशन है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का, वो कंप्लीट होगा। और इसमें से क्वेश्चन आता है, इसमें से भी क्वेश्चन आता है, ये महत्वपूर्ण है। तो कल की क्लास से मैं क्या शुरू करूंगा, फिर चूंकि आज कम लोग ज्वाइन किए हैं अभी इस टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण, तो कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, फेज स्पेस। फेज स्पेस में 1 से 2 दिन लग सकता है, 2 दिन लगेगा ही लगेगा। तो देयर विल बी सर्टेन क्वेश्चंस। फेज स्पेस इज ए, कैसे फेज स्पेस को समझें, फेज ट्रैजेक्टरी क्या होता है, फेज स्पेस को डिवाइड कैसे करते हैं फेज सेल्स में, एंड सो ऑन। तो ये सारी बातें हम कल की आगे की 2-4 क्लासों में पढ़ेंगे। और स्टैटिस्टिकल पॉस्टुलेट्स किसको कहते हैं और हाइपोथेसिस किसको कहते हैं, ये सारी बातें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो चूंकि आज ज्यादा लोग ज्वाइन नहीं कर पाए किसी कारण से, तो मैं अभी मीटिंग को अभी आगे नहीं बढ़ते हैं अपन, ठीक है। और अब मैं एंड करता हूँ मीटिंग को, ठीक है। यस सर।